अभी तक हमने जो बात की है वो स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, स्किल्ड वर्कर के पॉइंट सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, अगर आपकी स्टडी कनाडा से बाहर है यानी कि आउटसाइड ऑफ कनाडा है, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए कुछ बॉडीज हैं जैसे कि वेस, ICES, IQAS, CEC जिसको हम कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा जो कि डॉक्टर्स के लिए है, MBBS, और इसके अलावा फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये बॉडीज हैं। फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा बेसिकली फार्मासिस्ट के लिए है, और MBBS अगर आपका इंटेंडेड ऑक्यूपेशंस वहां जाके आप शो कर रहे हैं कि मैं डॉक्टरी करूंगा, तब आपको फिजिशियन अप्लाई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से प्रोसीड करना चाहिए। और अगर आप अपना इंटेंडेड ऑक्यूपेशंस फार्मासिस्ट दिखा रहे हैं तो आपको फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा से करना चाहिए। तो ये बॉडीज हैं, इनका प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने से लेकर 8 महीने तक है। जैसे कि वेस्ट का टाइम तकरीबन 2 से 2.5 महीने, ICS का टाइम 3 से 4 महीने, IQAS 4 से 5 महीने, फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा और मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा 6 से 8 महीने, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज 8 से 10 महीने। तो ये वेरी करता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो एजुकेशन है किस बॉडी से असेस करवाने से आपको उसकी इक्वलेंसी या उसकी रिकॉग्निशन मिल रही है। तो ये थोड़ा सा अब टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको आपको देखकर ही उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इवैल्यूएशन एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ आप IELTS करेंगे, और इसके साथ साथ जो पेपर वर्क चाहिए वो पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे। क्या क्या पेपर वर्क चाहिए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, और इवैल्यूएशंस के लिए किस तरह से प्रोसेस है उसकी एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। और अब हम बात कर ली कि हमने इवैल्यूएशन करवा लिया, IELTS कर लिया और पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया, करेंगे क्या। इसके बाद हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपना केस सबमिट करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप कहते हो भाई मैं कनाडा जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये एज है, मेरी ये एजुकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ की ये डिटेल्स है। अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई रिश्तेदार रहता है कनाडा में जिसके आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट करते हैं। हमने ये बात की कि एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह के लोग हैं, स्किल्ड, ट्रेड और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तीनों कैटेगरी वाले लोग अपनी अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद तीनों लोग किस में आ जाते हैं, पूल में। पूल में आने का क्या मतलब, आप क्या समझते हैं पूल से? क्या आपको वीजा मिल गया? क्या आपको लग रहा है वीजा मिल गया? नहीं। पूल में आना का मतलब सिर्फ यह है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। जैसे कि आप मेडिकल में हैं और आप +2 के बाद आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको पता लगता है कि आपके कौन से कॉलेज में किस स्ट्रीम में एडमिशन मिल रही है। ठीक इसी तरह स्किल्ड वर्कर, ट्रेड वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस ने अपना अपना एडमिशन क्राइटेरिया रखा हुआ है EOR डालने का। उसके बेसिस पर आप पूल में आ जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि 10-10 हजार एप्लीकेशंस तीनों कैटेगरीज की लगी, 10,000 स्किल्ड वर्कर की, 10,000 ट्रेड वर्कर की और 10,000 कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। तो 30,000 फाइलें पूल में आ गई। क्या 30,000 के 30,000 लोग को वीजा मिल जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट कहती है एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं इस साल 5,000 लोगों को वीजा दूंगी। तो कौन से 5,000? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से 5,000। स्किल्ड वर्कर कहता है कि भाई मेरी स्किल्स सबसे ज्यादा अच्छी है, मेरी वहां डिमांड है, तो मुझे PR दो। ट्रेड वर्कर कहता है कि मेरी तो शुरू से डिमांड रही थी, हाथ वाले स्किल्स वाले बंदे तो मिलते ही नहीं,
वो कहता है मुझे इनवाइट करो। कैनेडियन एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे तो सबका पता है वहां के कल्चर का, मैं तो इजी सेटल हो सकता हूं। गवर्नमेंट कहती है भाई मैं तीनों में से रखूं क्या, किसको? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसको कहती है CRS, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसके कुल मिला के 1200 पॉइंट्स है। ये 1200 पॉइंट्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट 600, अगर आप सिंगल है तो सारे के सारे आपके हाथ में, अगर आप मैरिड हैं तो 560 आपके हाथ में और 40 पॉइंट्स आपके स्पाउस के हाथ में। दूसरे 600 जो है वो जॉब लेटर के या PNP के। जॉब लेटर यानी कि LMIA, अगर आपको कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर रहा है, अगर आपको 0, 1, 2, 3 लेवल की तो 50 पॉइंट्स, अगर सीनियर मैनेजरियल लेवल यानी कि GM, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर यानी कि आप कोर प्लानिंग में है तो आपको 200 पॉइंट्स एडिशनल मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई PNP कहती है भाई मेरी स्टेट में आकर वो आपको अप्रूव करती है तो एडिशनल 600 पॉइंट मिल जाते हैं, जो आपके 600 उसके अलावा। CRS सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब आप कहते हो कि भाई मेरे CRS स्कोर जो कैलकुलेट कैसे होंगे, इसके लिए आप गूगल पर टाइप करिए CIC CRS कैलकुलेटर, वहां पर जाके इजीली अपना पॉइंट सिस्टम, अपनी प्रोफाइल को फिल करोगे, इजीली आपको पता लग जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने CRS स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और आपके पास कुछ नंबर सामने आया होगा। आज की डेट में जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो आज की डेट में जो स्कोर चल रहा है वो चल रहा है 549। ठीक है, 549 स्कोर बहुत ज्यादा हाई स्कोर है। तो अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो ये स्कोर पर मीट करना बहुत मुश्किल है, आपका नहीं कट ऑफ मीट करेगा। पूल में आ चुके हैं CRS स्कोर। लेट्स सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका स्कोर, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो 549 ही बन रहा है, तब क्या होगा? अगर आपका स्कोर जो उनका कट ऑफ स्कोर है उसके साथ मीट कर रहा है तो आपको इमीडिएटली एक्सप्रेस एंट्री से अगले ड्रॉ में इनवाइट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकलता कब है? एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ यूजुअली फोर्टनाइटली यानी कि हर महीने में 2 बार निकलता है। और ये किस चीज का निकलता है? यह अलग अलग कैटेगरीज का निकलता है। अब हम कैटेगरीज की बात करें तो किस किस कैटेगरी का निकलता है? एक निकलता है जनरल कैटेगरी जिसमें 17 के लोग आते हैं। एक आता है प्रोविंशियल नॉमिनी जिनके पास स्टेट की अप्रूवल है। एक आता है ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस जो कि ट्रांसपोर्ट के संबंधित ऑक्यूपेशंस के लोग हैं। एक आता है एग्रीकल्चर से संबंधित लोगों का। एक आता है हेल्थ केयर के संबंधित लोगों का। एक आता है स्टेम कैटेगरी यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित लोगों का। तो आप जिस भी एरिया से संबंधित हैं, अगर आप उसके रेलेवेंट है तो आपको अपना कट ऑफ मीट करके आपको इनवाइट आएगा। आप ये समझिए, मैं ये समझ रहा हूं कि आपका जो स्कोर है अगर उतना ड्रॉ पे मीट कर रहा है तो आपको क्या आ जाएगा? इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब यह है कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल की वो इंफॉर्मेशन में आपने इंटरेस्ट शो किया, गवर्नमेंट ने आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया, उनको लगा कि जो आपका स्कोर है, जो आपने बायोडाटा भरा है उनके क्राइटेरिया के साथ फिट बन रहा है, वो आपको इनवाइट कर देते हैं। आपको 60 दिन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि 60 दिन के अंदर अंदर भैया आप अपने सारे एविडेंस सबमिट करो जो आपने अपने पॉइंट्स क्लेम किए थे। जैसे कि आप कहते हो कि भाई मेरी एज ये है, उसका एविडेंस, आपकी एजुकेशन का, आपकी एक्सपीरियंस का, वो सारे एविडेंस सबमिट करते हो 60 दिन के अंदर अंदर। सबमिट करने के बाद फिर आपको आता है बायोमेट्रिक। आप अपने फिंगरप्रिंट्स करवाते हैं। फिंगरप्रिंट्स करवाने के बाद आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, फिर उसके बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर वीजा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पूरा प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम है क्या? डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन मैंने बताया 2 महीने से 6 महीने का एवरेज टाइमलाइन है अकॉर्डिंग टू बॉडी। सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंडेड वेस और ICS है जिसका 2 से 4 महीने है। बाकी बॉडीज, अगर आप डॉक्टर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं तो अकॉर्डिंग टू आपको उस बॉडी के रेलेवेंस देखना पड़ेगा और उसका हम एवरेज 2 से 4 महीने पकड़ के चलते हैं। और
अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के बाद साथ के साथ इनवाइट आ जाता है तो 4 से 6 महीने आपको वीजा आ जाता है। तो 6 महीने आप एक पकड़ते हैं, 2 से 4 महीने या टोटल 10 से 12 महीने के अंदर अंदर आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करके पीआर मिल जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा एक्सप्रेस एंट्री क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप पीआर ले सकते हैं।